नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है ए 12 घंटे, बी 8 घंटे, सी 2 घंटे, डी 30 मिनट। तो प्राइमी ग्रेविडा ऐसी महिला होती है जो पहली बार गर्भवती हुई हो और इसमें जो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है उसकी जो अवधि होती है ये 12 घंटे की होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसव की ये डिलीवरी की क्या होती है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं और इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें 3 फेज होती हैं, जिसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। लेट मीन्स लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। ये प्रथम अवस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है, प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की जो प्रथम अवस्था की अवधि होती है ये होती है 12 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है, मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है ए 12 घंटे, बी 6 घंटे, सी 2 घंटे, डी 30 मिनट। मल्टी ग्रेविडा एक ऐसी महिला होती है जो 2 या 3 बार या उससे अधिक गर्भवती हुई हो, उसको मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। और इसमें जो गर्भधारण है ये 20 हफ्तों से ज्यादा का होना चाहिए, तभी उसको मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। यदि 20 हफ्ते से पहले का गर्भधारण है तो मल्टी ग्रेविडा नहीं बोला जाएगा। तो इसमें जो एक निर्धारण होता है 20 वीक्स का। अब बात करते हैं कि मल्टी ग्रेविडा में जो प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है ये लगभग होती है 6 घंटे की। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सी कंडीशन परप्यूरियल फीवर का मुख्य कारण है? ए एब्सिस, बी परपेरियल सेप्सिस, सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डी पेल्विक थ्रोम्बोफ्लीवाइटिस। यहां पर ये जो शब्द दिया गया है परप्यूरियल फीवर, इसका अर्थ होता है कि प्रसव के बाद होने वाला बुखार। जब प्रसव के बाद महिला में बच्चे के जन्म से लेकर 6 सप्ताह तक 6 वीक्स तक का जो फीवर है उसको प्रसवोत्तर बुखार या प्यूपेरियल फीवर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब फीवर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे तो इसको क्या कहते हैं, परप्यूरियल फीवर कहते हैं। और इसका जो मुख्य कारण होता है ये होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, प्यूपेरियल सेप्सिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव की तृतीय स्टेज की अवधि होती है ए 2 घंटे, बी 4 घंटे, सी 45 मिनट, डी 15 मिनट। प्रसव में क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है ये सबसे लंबी चलती है। उसके बाद टाइम आता है सेकंड स्टेज का। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये थर्ड स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटा निकलने के बाद की स्टेज होती है। और फोर्थ स्टेज को कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें माँ और बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रसव की जो तृतीय स्टेज की अवधि होती है ये जनरली क्या होती है, 30 मिनट तक होती है। तो यहाँ पर इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 मिनट, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 45 मिनट्स मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। प्रसव की जो सर्वाइकल स्टेज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर्विक्स का डायलेशन होता है, इसलिए जो पहली स्टेज को ही सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भाशय के मसल फाइबर्स की स्थायी रूप से शॉर्टनिंग को
क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, डायलिसिस एंड डायलेशन। यहाँ पर जब यूट्रस की जो मसल्स फाइबर होती हैं ये परमानेंटली क्या हो जाए, शॉर्टेन हो जाए, छोटी हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं, जिसको कि रिट्रैक्शन भी बोला जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का प्रभाव है। ए, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। बी, यूट्रस का सरफेस एरिया कम करता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके। सी, प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक। डी, उपरोक्त सभी। जब बात रिट्रैक्शन की आती है तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि जब यूट्राइन मसल्स परमानेंटली शॉर्टनिंग हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तन या रिट्रैक्शन बोला जाता है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो मांसपेशी के तंतु होते हैं गर्भाशय के, ये क्या होते हैं कि सिकुड़ने के बाद छोटे रह जाते हैं और ये परमानेंटली छोटे रह जाते हैं, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिट्रैक्शन का प्रभाव होता है, ये तीनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है, ये बिल्कुल बात सही है। यूट्रस का जो सरफेस एरिया है ये क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे कि प्लेसेंटा अलग हो सके और प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में ये सहायक होता है। इस प्रकार इसके जो सभी ऑप्शन सही होते हैं और ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है? ए, सर्विक्स का डायलेशन। बी, सर्विक्स का इफासमेंट। सी, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। डी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पूरा निर्माण। यहाँ पर जो प्रसव की होती हैं 4 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है ये प्रथम अवस्था की स्टेज नहीं होती है, वो आपको बताना है। तो सर्विक्स का डायलेशन, तो ये फर्स्ट स्टेज में होने वाली घटना है, इसलिए ये तो नहीं होगा ऑप्शन। सर्विक्स का इफासमेंट भी होता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, ये जो घटना होती है ये थर्ड स्टेज में होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि ये थर्ड स्टेज की घटना है, जबकि आपसे पूछा गया था कि प्रथम स्टेज की घटना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्विक्स के डायलिटेशन के लिए उत्तरदायी कारक है। ए, गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन। बी, बैक ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना। सी, फीटल एक्सेस प्रेशर। डी, उपरोक्त सभी। सर्विक्स के डायलिटेशन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं ये सभी कारक हैं। गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन, ये बिल्कुल सही है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना एंड फीटल एक्सेस प्रेशर, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इफासमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स फाइबर्स ऊपर की ओर खिंच जाते हैं तथा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के तंतुओं में मिल जाते हैं। बी, प्राइमिंग ग्रेविडा में सर्विक्स का डायलेशन इफासमेंट को बढ़ावा देता है। सी, मल्टीपेरा में सर्विक्स का डायलेशन तथा इफासमेंट साथ साथ होते हैं। डी, लेबर के दौरान तुलनात्मक रूप से अपर यूट्राइन सेगमेंट एक्टिव रहता है जबकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट निष्क्रिय रहता है। यहाँ पर असत्य कथन देखना है तो पहला देखेंगे, इफासमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्विक्स फाइबर्स ऊपर की ओर खिंच जाते हैं तथा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के तंतुओं में मिल जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। और इसमें ये इफासमेंट की जगह पर ये जो सर्विक्स होता है इसके तंतु क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है,
प्राइमरी ग्रेविडा में सर्विक्स का डायलेशन इफासमेंट को बढ़ावा देता है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, जबकि प्राइमरी ग्रेविडा में जो सर्विक्स का डायलेशन है ये इफासमेंट को बढ़ावा नहीं देता है। मल्टीपैरा में सर्विक्स का डायलेशन तथा इफासमेंट साथ साथ होते हैं, करेक्ट ऑप्शन है। और लेबर के दौरान तुलनात्मक रूप से अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, ये अपर एक्टिव रहता है जबकि लोअर निष्क्रिय रहता है, जिससे कि जो फीटस है वो आसानी से बाहर आ सके। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट्स का सही क्रम है। ए इंगेजमेंट, बी फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड डिसेंट। बी ऑप्शन होगा इंगेजमेंट, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन, क्राउनिंग। सी ऑप्शन है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन। डी इंगेजमेंट, रेस्टिट्यूशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन। तो प्रसव के दौरान जो मूवमेंट्स का सही क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले इंगेजमेंट होगा जिससे कि बच्चा पेल्विस में आ जाएगा। उसके बाद बच्चा डिसेंट करेगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद बच्चा घूम जाएगा और इंटरनल रोटेशन अपनी दूरी पर आंतरिक रूप से रोटेट करेगा पूरी तरह से। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई इज नोन एज। उत्तेजनाओं के साथ गलत धारणा को कहा जाता है। ए हेल्यूसिनेशन, बी डिल्यूजन, सी इल्यूजन, डी मैनिया। उत्तेजनाओं के साथ जो गलत धारणा है, व्यक्ति अपनी एक धारणा परसेप्शन अपनी क्या बना लेता है, गलत बना लेता है और उत्तेजनाओं के साथ बनाता है, स्टिमुलस के साथ बना लेता है, तो इसको कहा जाता है इल्यूजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच अंतर को कहा जाता है। ए हाई ब्लड प्रेशर, बी लो ब्लड प्रेशर, सी पल्स प्रेशर, डी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो अंतर होता है इसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सैजिटल सुचर इज नोन एज। कोरोनल और सैजिटल सुचर के बीच मिलन बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। ए पैराइटल एमिनेंस, बी ऑक्सीपिटल एमिनेंस, सी ब्रैग्मा, डी लैम्डा। तो जो कोरोनल और सैजिटल सुचर होते हैं, जिस भी पॉइंट पर ये मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, द फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स इन एडिशन टू द न्यूक्लियर फैमिली इज। एकल परिवार के अलावा परिवार में रिश्तेदार भी शामिल हैं। जब एक फैमिली में क्या हो, परिवार के अलावा कौन शामिल हो, रिश्तेदार भी शामिल हो, तो इस प्रकार की फैमिली को क्या बोला जाएगा। ए सिंगल पेरेंट फैमिली, बी जॉइंट फैमिली, सी एक्सटेंडेड फैमिली, डी ब्लेंडेड फैमिली। इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।